हाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल। कनाडा के अंदर घर किस तरह बनता है, राइट? ओके, अगर आप बेसिकली अपना घर बनाना चाहते हैं या आप बेसिकली घरों के होम बिल्डिंग के बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो भाई बेसिकली किस तरह से बनता है घर, उसके एग्जैक्ट प्रोसेस क्या होता है, राइट? ओके, आज की वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे इस चीज के बारे में, राइट? तो अगर आप कनाडा में अपना पहला घर बनाना चाहते हैं, या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप इस होम बिल्डिंग के अंदर बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग बिजनेसेस आउट देयर, और ये C11 के अंदर भी क्वालिफाई करता है, राइट? ओके, स्पेशली कंस्ट्रक्शन और होम बिल्डिंग रिलेटेड बिजनेसेस। तो आइए बेसिकली हम डिटेल में चलते हैं। भाई देखें, पहली तो चीज ये है कि आज हम बात करें नया घर बनाने की। अगर आपको एग्जिस्टिंग घर लेना है, मतलब कि जो ऑलरेडी बन चुका है, मार्केट के अंदर है, तो जनरली कनाडा की जो सबसे बड़ी वेबसाइट है वो है realtor.ca। realtor.ca। वहां पे आपको कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। ओके, तो एक वो तो काम बात हो गई एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट की। अब हम बात करते हैं कि भाई जब नई आप जब प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप्स। अच्छा, ये मोस्टली जो है ना कमर्शियल और रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल तीनों में एप्लीकेबल होगा। एग्रीकल्चर तो डिफरेंट होता है, जाहिर सी बात है, आप ग्रो करते हैं एग्रीकल्चर पर। जहां पे भी आप किसी किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ये बेसिकली प्रोसेस को फॉलो किया जाता है कनाडा के अंदर। सबसे पहला स्टेप आप करते हैं कि भाई साइट सिलेक्शन और प्रेपरेशन का, राइट? ओके, भाई जाहिर सी बात है, आपने एक पीस ऑफ लैंड देखनी है पहले। जब तक आपको पीस ऑफ लैंड नहीं पता होगी वो लैंड कहां पर है, कितने की है, उसकी सॉइल टेस्टिंग भी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें मेच्योर ट्रीज होते हैं और वहां की काउंटी और वहां का सिटी आपको जो है ना वो ट्रीज हटाने नहीं देगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब जो भी आप लाइक लैंड का जो भी आप देख रहे हैं, जहां पे भी आप लैंड देख रहे हैं, आप उसके लोकल बाय लॉस को समझे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, और उसकी जोनिंग क्या की गई है देखें। कुछ लैंड के ऊपर आप सिर्फ कमर्शियल बना सकते हैं, रेजिडेंशियल नहीं बना सकते। किसी किसी लैंड के ऊपर आप मिक्स यूज बना सकते हैं, मतलब कमर्शियल और रेजिडेंशियल ऊपर बना सकते हैं। कहीं कहीं पे आप सिर्फ रेजिडेंशियल बना सकते हैं। एक और चीज, रेजिडेंशियल बना सकते हैं तो कितनी लंबी बिल्डिंग बना सकते हैं, कितने ज्यादा यूनिट्स बना सकते हैं, पार्किंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको सही तरीके से लोकल बाय लॉज जो होते हैं, लोकल लॉज जो होते हैं उस शहर के, उस काउंटी के, आपने समझने हैं। क्योंकि उसके अलावा आप साइट सिलेक्शन किस तरह करेंगे? तो लेट्स अज्यूम आपको अपने पसंद की जमीन मिल गई, आपने सारी डिलीजेंस कर ली, आपने सॉइल टेस्टिंग कर ली। सॉइल टेस्टिंग इस वजह से होती है कि कंटेमिनेशन नहीं है, राइट? कभी कभार क्या होता है कि इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन होती है तो गवर्नमेंट नहीं बनाने देती उधर, राइट? और आपने लोकल बायलॉज चेक कर लिए कि भाई जो भी बायलॉज, लेट्स से कि आप बनाना चाह रहे कमर्शियल बिल्डिंग, वहां पे रेजिडेंशियल के अलावा बना नहीं सकते, तो आपने ये सारी चीजें सारी चीजें समझ के फिर साइट सिलेक्शन करनी। ओके, तो लेट्स से कि आपने साइट सिलेक्शन कर दी। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जिस तरह देखें किसी किसी जगह पे सिटी की सर्विसेज होती है, मतलब कि जो गार्बेज हो गया, ड्रेनेज हो गया, वो सिटी खुद अपने टैक्सेस के अंदर इंक्लूड करता है। लेट्स से क्या आप बड़े शहरों के बाहर घर लेते हैं, लाइक जमीन लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गार्बेज और सुवेज आपको खुद करना पड़ेगा। तो अगेन समझना आपको पड़ेगा कि लोकल बाय लॉस क्या है, वहां पे जमीन जब आप लोगे, क्या वो बेसिकली जिस किस्म की आप स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हो, क्या वो अलाउड है। थर्डली, उसमें साइट पे सर्विसेज क्या क्या है, गार्बेज आता है नहीं आता, पानी फ्रेश वाटर की लाइन है नहीं है, इंटरनेट का, टीवी का एक्सेस, फोन का एक्सेस, मोबाइल का एक्सेस है नहीं है, सही? तो ये सारी चीजें चली जाती है साइट सिलेक्शन के अंदर। ओके, सेकंड स्टेप बेसिकली होता है आर्किटेक्चरल डिजाइन और इंजीनियरिंग। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का नहीं पता। देखो, आर्किटेक्चर जो होता है ना, वो बेसिकली बनाता है बिल्डिंग का डिजाइन, कि बिल्डिंग लगेगी कैसे और फंक्शनैलिटी क्या होगी। फंक्शनैलिटी क्या होती है? लेट्स से कि भाई हम चाहते हैं कि जब है ना बिल्डिंग में लोग चढ़े तो सीढ़ी जो है ना करीब में हो या लिफ्ट करीब में हो, ये फंक्शनैलिटी है। तो आर्किटेक्ट्स ये करते हैं। इंजीनियर्स क्या होते हैं कि स्ट्रक्चर की बेसिकली स्टैंप लगाते हैं कि भाई ये आप 10 माले की बिल्डिंग बना रहे हो, कि ये सिक्योर है, सेफ है, नहीं है, किस किस्म से बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्ट्रक्चर की। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने दोनों के डिफरेंसेस समझने हैं, राइट? आर्किटेक्चर इज टेक्निकली नॉट अ रिक्वायरमेंट,
इंजीनियरिंग इज अ रिक्वायरमेंट। दोनों दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इंजीनियर के पास जाते हैं, आप बेसिकली अपने जो भी आपने डिजाइन बनाया होता है अपने घर का, आप उसका थप्पा लगवाते हैं। उस थप्पे के बगैर आप कनाडा में एक ब्रिक या एक मट्टी आप कुछ हटा ही नहीं सकते जब तक इंजीनियर की स्टैम्प उन ड्राइंग्स के ऊपर नहीं होगी। क्योंकि इंजीनियर मेक श्योर करता है कि जो भी आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो भी आप बनाने जा रहे हैं वो सारे बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करेगा। ये इंपॉर्टेंट पीस है। सेकंड स्टेप जो होता है आर्किटेक्चर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, राइट। और उसका बेसिकली उसमें क्या सारे परमिट्स आ जाते हैं, लोकल परमिट्स, आपको बिल्डिंग परमिट्स रिक्वायर्ड होते हैं लोकल गवर्नमेंट से, सारी चीजें, सुवेज का परमिट, बिल्डिंग परमिट, each and everything इंजीनियरिंग इस सेकंड स्टेज में आता है। ओके, फिर अब हमारे पास जमीन आ गई है, इंजीनियरिंग प्लान रेडी है। अब आता है एक्साइटिंग पार्ट, अब होता है फाउंडेशन। देखिए हमेशा कहीं पे भी जब कोई भी जब जगह बनाएंगे, रेजिडेंशियल बनाते हैं, कमर्शियल बनाते हैं, सबसे पहली चीज आप क्या बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं बिल्डिंग की, राइट। कनाडा के अंदर 2 से 3 तरह की जनरल फाउंडेशन होती है। एक होती है पाइल्स। पाइल्स क्या होते हैं कि बेसिकली इतने बड़े बड़े मतलब कि लोहे के रॉड्स होते हैं, वो बेसिकली अंदर जाते हैं, उसके ऊपर आके स्ट्रक्चर बैठता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम पाइल्स जो है ना वो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में या दूर दराज एरियाज में ज्यादा यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंक्रीट की फाउंडेशन मिलती है। ओके, तो कंक्रीट की फाउंडेशन के लिए, और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव चीज होती है, कंक्रीट का काम महंगा काम होता है। क्यों? क्योंकि भाई इट्स एक्सपेंसिव, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के मुताबिक एग्जीक्यूट करना। तो फाउंडेशन का काम पहला स्टेप होता है घर बनने के अंदर या कमर्शियल प्रॉपर्टी के बनने के अंदर। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लेट्स से अगर आप होटल बना रहे हैं या आप मल्टी फैमिली मतलब कि आप अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें कंक्रीट आपको इसलिए महंगी पड़ती है कि आपका अंडरग्राउंड पार्किंग आप बना रहे हैं। तो पूरी जो अंडरग्राउंड पार्किंग और पहले फ्लोर की जो पैडिंग है वो पूरी कंक्रीट की बनती है। उसके ऊपर फिर वुड कंस्ट्रक्शन आती है, स्टील आता है या और सीमेंट आता है। जनरली कनाडा के ना आप याद रखें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 फ्लोर तक आप वुड कंस्ट्रक्शन पे बना सकते हैं, 6 फ्लोर तक। जब आप 6 फ्लोर के ऊपर जाते हैं ना, फिर आपको स्टील या आपको सीमेंट यूज करना पड़ता है। ओके, यह थोड़ा सा याद रखें अपने अपने दिमाग में। और वुड कंस्ट्रक्शन जाहिर सी बात है चीप पड़ती है, बट वुड का मसला क्या होता है कि वो कंबस्टेबल मतलब उसमें आग जल्दी लग सकती है और उसमें पानी से भी डैमेज होता है। स्टील सीमेंट आपको महंगा पड़ता है पर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जब खुद के लिए बना रहे होते हैं, खुद की इन्वेस्टमेंट्स के लिए बना रहे होते हैं या खुद के लिए बना रहे होते हैं, तो वो जर्नली ट्राई करते हैं कि हम स्टील और कंक्रीट ज्यादा यूज करें ताकि उसकी लॉन्जेटिविटी उसकी बिल्डिंग की बढ़े। पर कभी कभार मैथ डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो मोस्टली कंस्ट्रक्शन आप वुड की देखेंगे कनाडा के अंदर और बहुत कम आप देखेंगे स्टील या सीमेंट की, बट फाउंडेशन सबकी सीमेंट होगी 99.9% की। चौथा स्टेप, राइट, फाउंडेशन हो गई। फिर चौथा स्टेप होता है फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्शन। फ्रेम क्या होता है कि भाई वॉल्स, तो भाई जब फाउंडेशन उसकी ले डाउन हो गई ना तो फिर वॉल्स ऊपर जाना शुरू होती है। सबसे पहले अगर आप बिल्डिंग बना रहे ना तो आप देखेंगे कि जो उसकी एलिवेटर शाफ्ट होती है जिसके अंदर एलिवेटर्स रन करती है वो हमेशा सीमेंट की होगी या स्टील की होगी, वो कभी वुड की नहीं बनेगी। बाकी पूरा बिल्डिंग का एनवलप पूरा वुड का बनेगा। स्पेशली लेट्स से कि अगर वो रेजिडेंशियल घर है वो तो पूरा वुड का बनता है, बट बिल्डिंग्स मोस्टली जिसके अंदर भी एलिवेटर होता है वो फिर भी उसमें जो एलिवेटर का जो शाफ्ट होती है वो फिर भी सीमेंट की होती है। ओके, फिर आपने फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्शन की मतलब कि आपने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ओके, फिर आप फिफ्थ स्टेप पे आ जाते हैं जिसको बोलते हैं एक्सटीरियर फिनिशिंग, जिसको बोलते हैं फसाड, राइट। बाहर से कैसी लगती है, एक्सटीरियर टाइल्स लगाए हैं, वुड लगाए आपने, यू ट्राई टू मेक इट एज गुड एज पॉसिबल, राइट। ओके, क्योंकि एक्सटीरियर लोग देखते हैं, राइट। तो पहले आप अपना एक्सटीरियर पूरा बिल्डिंग का खत्म करते हैं। अच्छा, एक्सटीरियर के अंदर एक और भी चीज आ जाती है, जिस तरह भाई बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी पहले खत्म होती है। फिर आप देखेंगे कि 6 स्टेप के अंदर फिर आप इंटीरियर रफ इन करते हैं, राइट। ओके, इंटीरियर रफ इन क्या होता है, प्लम्बिंग, एचवैक, जितना भी मैकेनिकल काम है, इलेक्ट्रिकल का और एचवैक का और प्लम्बिंग का काम है, फिर उसके वो 6 स्टेप के अंदर होता है। सारी जो डक वर्क होता है, वायरिंग हो गई, पाइपिंग हो गई, ये सारा इस स्टेप के अंदर होता है। ओके, जब ये काम हो जाता है फिर ये 7 स्टेप पे मूव हो जाता है जिसको बोलते हैं ड्राई वॉलिंग और इंसुलेशन।
भाई यहाँ पे जब वुड की कंस्ट्रक्शन बनती है ना, तो आप देखेंगे कि वॉल लेट्स से इतनी है, तो बीच में जो है ना ड्राई वॉल लगती है अंदर की साइड से, और बीच में आप देखेंगे फोम होगा, इंसुलेशन फोम। और इंसुलेशन फोम में एक हमेशा आप लाइक लोगों को बोलते हुए देखेंगे कि इसकी आर वैल्यू क्या है। आर वैल्यू क्या का मतलब ये होता है कि इसकी इंसुलेशन की वैल्यू कितनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जितना आप कनाडा में नॉर्थ जाते जाएंगे ना, उतनी ही आर वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि वो उनको हैवी इंसुलेशन चाहिए होती है, ठंड ज्यादा होती है। जितना आप कनाडा में बॉर्डर के करीब होते हैं, वहां पे आर वैल्यू कम रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि वहां पे ठंड कम होती है, राइट। तो आप आर वैल्यू समझनी है, उसके बेस के ऊपर आपकी इंसुलेशन और ड्राई वॉलिंग होगी, ओके। और फिर पेंट, मड और ये सारी चीजें, इंटीरियर फिनिशिंग 8 स्टेप है। 7th स्टेप इज इंसुलेशन एंड ड्राई वॉल इंस्टॉलेशन। 8 स्टेप होता है आपका इंटीरियर फिनिशिंग, जिसमें आपका डेकोर, ट्रिम्स, दरवाजे आ गए, विंडोज आ गए, आपकी वॉलपेपर आ गया, पेंट आ गया, फ्लोरिंग आ गई, सारी चीजें इंटीरियर की जितनी चीजें होती है ना, वो इस स्टेप के अंदर जाती है। कैबिनेट्स आ गए, किचन के काउंटर टॉप्स आ गए, ये सारी चीजें नंबर 8 के अंदर होती है। फिर बेसिकली लेकिन नंबर 9 में आप बेसिकली जब आप एक बार पूरी सारा इंटीरियर एक्सटीरियर का सारा काम खत्म कर लेते हैं, राइट, ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर आता है फाइनल टचेस। फिर बेसिकली आप पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे घर को रिव्यू करते हो। छोटी छोटी चीजें, लेट्स से क्या मूव कर रहे थे तो भाई दीवार पे एक है ना मार्क आ गया था, तो ये सारी डेफिशिएंसीज जैसे बोलते हैं, आप उसको पॉलिश वॉलिश करके सारा इंप्रूव करते हो। फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को तैयार करते हो फाइनल इंस्पेक्शन के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लोकल इंस्पेक्टर आपकी बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करके ठप्पा नहीं लगा देता कि ये ऑक्यूपेंसी के लिए रेडी है, आप किसी को उस बिल्डिंग के अंदर ना ठहरा सकते हैं, ना आप उसको किसी को रेंट पे लेकर आ सकते हैं। कोई ऑक्यूपाई नहीं कर सकता बिल्डिंग को जब तक बिल्डिंग का फाइनल इंस्पेक्शन होके ठप्पा नहीं लग गया है साइट इंस्पेक्टर का। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और जब तक आपका ठप्पा नहीं लगता और इंस्पेक्टर सारी एक एक चीज चेक करता है कि भाई इंजीनियर की ड्राइंग्स क्या थी, आपने बनाया कैसा है, क्या आपने ड्राइंग्स को फॉलो किया है, क्या आपने प्रॉपर बिल्डिंग कोड्स को फॉलो किया है, ये जब सारी चीजें इंस्पेक्टर मेक श्योर करता है, तभी आप सेकंड स्टेज पे जाते हैं, ओके। फिर आ जाता है आपका सबसे एक्साइटिंग स्पेस, ऑक्यूपेंसी एंड मेंटेनेंस, राइट। ऑक्यूपेंसी का मतलब बना लिया आपने अपना घर या आपकी बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो भी आप बनाना चाह रहे थे, अब आप ऑक्यूपेंसी करते हैं, राइट, आके रहते हैं उसके अंदर। और फिर लास्ट स्टेप क्या होता है कि उसका ऑन गोइंग मेंटेनेंस। ऑन गोइंग मेंटेनेंस घरों में क्या होता है या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, आपका HVAC सिस्टम होता है, आपका वेयर एंड टेयर होता है, आपके छोटे मोटे डैमेजेस होते हैं। तो ये सारा ऑनगोइंग की, हर हर बिल्डिंग की ऑनगोइंग मेंटेनेंस होती है। जब आप ऑनगोइंग मेंटेनेंस नहीं करोगे ना बिल्डिंग की, तो उसकी वैल्यू डाउन जाएगी। 10 साल के बाद जब आप बेचने जाओगे, 5 साल के बाद बेचने जाओगे, तो उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि आपने मेंटेन नहीं किया है बिल्डिंग को। मेंटेनेंस बड़ी क्रिटिकल चीज है, ताकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होल्ड करती है, उसकी लाइफ बढ़ती है, राइट। जिस तरह हम गाड़ी में बोलते हैं ना, ऑयल चेंज आप नहीं कराओ तो गाड़ी की क्या हालत होगी, बंद हो जाएगी। सेम थिंग बिल्डिंग आपकी, एक आप अपना HVAC सिस्टम सर्विस नहीं कराओगे, हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम बंद हो जाएगा, खामा में आपको दिक्कत होगी उसमें, राइट, ओके। और ये पूरे प्रोसेस के अंदर आप मल्टीपल लोगों से काम करते हो, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वाले, जो स्ट्रक्चर जो फ्रेमिंग करते हैं, कारपेंटरी हो गए, राइट। तो आप मल्टीपल लोगों के साथ काम करके ये पूरे प्रोजेक्ट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, ओके। अगर आप कनाडा में कंस्ट्रक्शन में या रियल स्टेट होम बिल्डिंग के ना इंटरेस्टेड है, और आप कनाडा आना चाहते हैं थ्रू इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, राइट, ओके, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटिक, LAWTIQ lawtic.com के ऊपर। ख्याल रखें अपना। कमेंट्स है, क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स में जाके लाइक हमें क्वेश्चन पूछें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।